प्रिय विद्यार्थियों, अगला अध्याय है निर्णय और क्रियान्विति तथा दिशा निर्धारण। इस अध्याय के उद्देश्य हैं कार्य को क्रियान्वित करने की योजना को समझाना, दिशा निर्धारण में कल्पना शक्ति का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है इसके बारे में आपको जानकारी देना, सहयोग प्राप्ति हेतु सर्वाधिक लाभदायक दृष्टिकोण व व्यवहार क्या हैं इससे भी आपको अवगत करवाना। चिंतन से निर्णय और निर्णय से क्रियान्विति, इस पूरी प्रक्रिया को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले भावी दिशा। हमें अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों या भावी दिशा का निर्धारण करना होता है। भावी दिशा के निर्धारण के उपरांत हमें उस लक्ष्य या उस जीवन दिशा से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना होता है। सूचनाएं उस विषय से संबंधित हों, उस लक्ष्य से संबंधित हों, यह ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। हम अनावश्यक सूचनाओं का संग्रहण ना करें, ये भी ध्यान देना चाहिए। सूचनाओं के संग्रहित होने तथा लक्ष्य के बनने के उपरांत बात आती है योजना को बनाने की। योजना का निर्माण हमने अपने लक्ष्य के अनुरूप जिन सूचनाओं को एकत्रित किया है उनके विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने से हम प्रभावशाली योजना का निर्माण कर पाते हैं। योजना के निर्माण करने के बाद में उस योजना के क्रियान्वित करने की बात आती है। कोई भी योजना तभी प्रभावशाली हो पाती है या उसकी उपयोगिता तभी हो पाती है जब उस योजना के अनुसार कार्य किया जाए। यदि कार्य नहीं किया जाए तो ऐसी किसी भी योजना का कोई फायदा नहीं होता। कई बार उपयुक्त लक्ष्य का निर्माण करने, सही तरीके से योजना का निर्माण करने तथा उसके अनुरूप क्रियान्विति करने के उपरांत भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगने वाले समय, संसाधनों आदि के दुरुपयोग से बचने के लिए हमें अपने लक्ष्यों, अपनी योजना तथा क्रियान्विति की निष्पक्ष रूप से समीक्षा भी करनी चाहिए। निष्पक्ष रूप से की गई समीक्षा बेहद प्रभावशाली और लाभदायक होती है। वह हमें अपने लक्ष्यों की तरफ ले जाती है। सहयोग प्राप्ति हेतु दृष्टिकोण एवं व्यवहार। किसी भी कार्य के लिए या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें दूसरों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। दूसरे लोगों का सहयोग प्राप्त होगा या नहीं, यह हमारे दृष्टिकोण तथा हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य रूप से हम 4 प्रकार के दृष्टिकोण तथा व्यवहार का उपयोग करते हैं। पहला है आक्रामक दृष्टिकोण एवं तेज स्वभाव। दूसरा नरम दृष्टिकोण एवं संकोची स्वभाव। तीसरा परोक्ष दृष्टिकोण व व्यवहार। चौथा स्पष्ट दृष्टिकोण एवं सुदृढ़ व्यवहार। आक्रामक दृष्टिकोण एवं तेज स्वभाव। ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की प्राथमिकताओं पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वे उन्हें नजरअंदाज करके बलपूर्वक अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं। इन्हें दूसरे लोगों के मान सम्मान या उनकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं होती। ऐसे लोग दूसरे लोगों की आलोचना करने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व पर प्रहार करने एवं दोषारोपण करने से भी नहीं
चूकते हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरे लोगों की कमजोरियों का गलत फायदा उठाने में लगे रहते हैं। इस प्रकार के दृष्टिकोण से तात्कालिक रूप से तो फायदा उठाया जा सकता है, किंतु प्रिय विद्यार्थियों, दीर्घकाल में इसके परिणाम अच्छे नहीं होते, क्योंकि सहयोगी इस प्रकार के दृष्टिकोण तथा व्यवहार की वजह से दबाव की अनुभूति करते हैं और धीरे धीरे उनमें सहयोग की भावना खत्म होने लगती है और कई बार वे प्रतिरोध भी करने लगते हैं। दूसरा है नरम दृष्टिकोण एवं संकोची स्वभाव। ऐसे व्यक्ति सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाते हैं। इनमें अपनी बात को कहने की क्षमता नहीं होती है। ये अपनी बात को कहने से भी कतराते हैं, संकोच का अनुभव करते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों को ना ही प्रोत्साहित कर पाते हैं, ना ही उनकी कार्यप्रणाली में या व्यवहार में संशोधन या कोई सुझाव दे पाते हैं। तीसरा है परोक्ष दृष्टिकोण व व्यवहार। इस प्रकार के दृष्टिकोण वाले व्यक्ति अपने कार्य सिद्धि के लिए अप्रामाणिक तरीकों अर्थात झूठी प्रशंसा करना, डराना धमकाना, मित्रता का दुरुपयोग करना, भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाना, व्यंग करना आदि का उपयोग करते हैं। इनसे उन्हें तात्कालिक फायदा तो मिल जाता है, किंतु धीरे धीरे लोग उन पर अविश्वास करने लगते हैं। चौथा है स्पष्ट दृष्टिकोण एवं सुदृढ़ व्यवहार। प्रिय विद्यार्थियों, यही दृष्टिकोण सबसे अच्छा होता है दूसरे लोगों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए। ऐसे व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट रूप से एवं दृढ़ता के साथ दूसरे लोगों को कहते हैं। ये अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं, विचारों एवं प्राथमिकताओं को भी समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं तथा अपने स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं देते। सत्य का साथ देने की वजह से, दूसरों का सहयोग करने की वजह से लोग इन पर विश्वास करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। इस स्पष्ट दृष्टिकोण एवं सुदृढ़ व्यवहार से कुछ संबंधित तथ्य भी हैं, जिनका ध्यान रख करके हम इस प्रकार के दृष्टिकोण को या व्यवहार को अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। अपने साथ साथ हमें दूसरे लोगों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। सभी लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, जब तक कि वे उसका दुरुपयोग ना करें। हमें प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए, उसे उच्च या हीन नहीं मानना चाहिए। सभी लोग समान हैं, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। शारीरिक मुद्रा। इस प्रकार का दृष्टिकोण या व्यवहार रखते समय हमें अपनी शारीरिक मुद्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक मुद्रा से कई अनकही बातों का पता चल जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें स्पष्ट रूप से अपनी बात को प्रकट करते समय बिल्कुल तनाव मुक्त रहना चाहिए। तीसरा बिंदु है स्पष्ट एवं सुदृढ़ प्रेरणा। अपनी तथा दूसरों की एकाग्रता को विषय वस्तु के प्रति बनाए रखते हुए हमें अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। अपने निर्णय पर स्थिर रहना चाहिए, किंतु दूसरों को भी सुनना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो हमें संशोधन भी करना चाहिए। अगला बिंदु है निरंतरता। यदि एक ही बार में परिणाम नहीं निकले तो हमें अपनी बात को उन्हें धैर्यपूर्वक दूसरे लोगों के समक्ष रखना चाहिए। सम्मति प्रकट करना। सम्मति प्रकट करना या अपनी प्रतिक्रिया देना।
सम्मति प्रकट करना या प्रतिक्रिया देने का उद्देश्य साथियों सहयोगियों की कार्य क्षमता में विकास करना होना चाहिए। अच्छे कार्य पर सामान्य रूप से अनुकूल प्रतिक्रिया दी जाती है और कार्य के अच्छा नहीं होने पर हमारी प्रतिक्रिया प्रतिकूल होती है। दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाओं में हमें एक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अधिकांश रूप से यदि अनुकूल प्रतिक्रिया दी जाती है तो धीरे धीरे इससे संदेह की भावना उत्पन्न होने लगती है। वहीं निरंतर की गई प्रतिकूल प्रतिक्रिया से सामने वाले व्यक्ति का मनोबल बिल्कुल टूट जाता है। तो हमें यह ध्यान देना और यह दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। कृतज्ञता ज्ञापन। कृतज्ञता ज्ञापन का अर्थ है अपनी अभिव्यक्ति के उपरांत हमें सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए। अगला बिंदु है संरचनात्मक समालोचना। संरचनात्मक समालोचना अर्थात कार्य के अपेक्षा अनुसार नहीं होने पर हमें समीक्षा करनी चाहिए, किंतु ध्यान रखें समीक्षा संबंधित कार्य या व्यवहार की करें, संपूर्ण व्यक्तित्व की नहीं करें। सुदृढ़ व्यवहार व अपेक्षित कार्य। इतना सब करने के उपरांत भी यदि अपेक्षा अनुसार कार्य न हो तो देखें कि कहीं बात को कहते समय स्पष्टता और दृढ़ता सही रूप से पालन किया गया या नहीं। कहीं कोई अनावश्यक बात तो नहीं कह दी गई है। अगर ऐसा है तो आवश्यकता अनुसार भूल सुधार कर लें। यदि इतना सब करने के उपरांत भी आपको ऐसा लगे कि कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है तो अन्य विकल्पों पर भी विचार करें या आवश्यक हो तो उसे स्थगित कर दें। प्रिय विद्यार्थियों, इस इकाई का अंतिम अध्याय है साथियों को अभिप्रेरणा एवं कार्य निष्पत्ति। इस अध्याय के उद्देश्य हैं अभिप्रेरण, अभिप्रेरण की प्रक्रिया और आदर्श अभिप्रेरण क्या हैं, इनके बारे में आपको जानकारी देना। जटिल स्वभाव वाले व्यक्ति एवं उनके व्यवहार से क्या तात्पर्य है, इसे स्पष्ट करना। जटिल व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है के बारे में आपको अवगत कराना। साथ ही जटिल व्यवहारों से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं, इनकी जानकारी भी आपको देना। अभिप्रेरण की उत्पत्ति प्रेरणा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश, और इसके उपरांत व्यक्ति अधिक एवं श्रेष्ठ कार्य निष्पादित करने लगता है। अभिप्रेरण के विद्यार्थियों दो प्रकार होते हैं, पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरण स्वतः होता है, जो स्वयं व्यक्ति अपने आप को देता है। इस प्रकार का अभिप्रेरण सामान्य रूप से अपनी मान्यता, दूसरों के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन, उत्तरदायित्व तथा दूसरों की सहयोग एवं स्वयं की सहभागिता के आधार पर उत्पन्न होता है। बाह्य अभिप्रेरण। बाह्य अभिप्रेरण वह होता है जो दूसरे लोगों के द्वारा दिया जाता है। किसी संगठन में बाह्य अभिप्रेरण के उदाहरण हो सकते हैं लोगों के द्वारा दी गई प्रशंसा, स्वास्थ्य या अन्य कोई लाभदायक योजनाएं, पदोन्नति के अवसर, सवैतनिक अवकाश आदि। प्रिय विद्यार्थियों, बाह्य अभिप्रेरण भी तभी कारगर होता है जब उसे अंतर्गाय कर लिया जाए। यदि हम स्वयं उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो वह अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। अभिप्रेरणा व्यक्ति को चिंताओं एवं अंतर्द्वंदों के प्रभावों से मुक्त करके तथा
कार्य के प्रति रुचि जागृत करके उसे लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग प्रदान करती है। प्रिय विद्यार्थियों, अभिप्रेरण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई पद समाविष्ट होते हैं। कोई भी अभिप्रेरण किसी न किसी आवश्यकता की वजह से उत्पन्न होता है। अभिप्रेरणा की वजह से व्यक्ति उस आवश्यकता या कार्य को पूर्ति करने का प्रयास करता है। कार्य के प्रति व्यक्ति की रुचि को बनाए रखने के लिए तथा प्रयासों को सफलता में परिणत करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन के उपायों को काम में लिया जाता है। ये उपाय हो सकते हैं जैसे कोई पुरस्कार देना, प्रोत्साहन देना, साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई पदोन्नति का उपाय देना। इन उपायों के द्वारा व्यक्ति अपने प्रयास को पूर्ण मेहनत, पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न करता है, सफलता को पाने का प्रयास करता है। और जब व्यक्ति अपने प्रयास में सफलता प्राप्त कर लेता है, अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है, तब उसके भीतर में संतुष्टि की भावना उत्पन्न हो जाती है। संतुष्टि की भावना को उत्पन्न होने का अर्थ है उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाना। प्रिय विद्यार्थियों, केवल असंतुष्ट आवश्यकताएं ही अभिप्रेरक का कार्य करती हैं। संतुष्ट होने पर वे प्रेरक नहीं रह जाती हैं। तब व्यक्ति दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करने लगता है, अर्थात एक दूसरी अभिप्रेरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अभिप्रेरण प्रक्रिया में प्रबंधक की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर विभिन्न विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं। कीथ डेविस ने भी प्रबंधक की भूमिका को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहला पद होता है प्रबंधक सबसे पहले उस संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। उद्देश्यों के निर्धारण के उपरांत वह कर्मचारियों की भावना को जानने का प्रयास करता है या उसको बनाए रखने का प्रयास करता है संगठन के उद्देश्यों के अनुसार। इस प्रक्रिया में वह उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संप्रेषण करता है कर्मचारियों के साथ में। कर्मचारियों के साथ में संप्रेषण की इस प्रक्रिया से जब कर्मचारियों के हितों का समन्वय हो जाता है, तब वे उस कार्य को करने लगते हैं। कार्य को करने के लिए, उसे सही तरीके से संपन्न करने के लिए प्रबंधक का दायित्व होता है कि वह उन्हें सहायक दशाएं उपलब्ध करवाए। हितों का समन्वय एवं सहायक दशाएं उपलब्ध करवाने के लिए पुरस्कार, प्रशंसा, पदोन्नति, मान्यता आदि का उपयोग किया जाता है। कार्य सही तरीके से संपन्न हो, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति सही तरीके से हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारियों के मध्य संबंध अच्छे हों, स्वस्थ हों, उनके मध्य एक समूह भावना बनी रहे। इस समूह भावनाओं को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी प्रबंधक की ही होती है। यदि एक प्रबंधक अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से करता है, तब उस संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति भी सहज रूप से होने लगती है, क्योंकि उसके अधीनस्थ सभी कर्मचारी अपने मन से उसके साथ संयुक्त होकर के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं। आदर्श अभिप्रेरण प्रणाली। किसी भी संस्था की सफलता में आदर्श अभिप्रेरण प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अच्छी अभिप्रेरण प्रणाली में निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए, जैसे
अभिप्रेरण प्रणाली सरल व समझ में आने वाली होनी चाहिए। अभिप्रेरण प्रणाली स्थायी एवं दीर्घकालीन होनी चाहिए। उसमें समय समय पर परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे परिवर्तन सामान्य रूप से पक्षपात एवं शंकाओं को स्थान देते हैं। अभिप्रेरण प्रणाली हमेशा संस्था के उद्देश्यों, नीतियों एवं आदर्शों के अनुकूल होनी चाहिए। न्यायपूर्ण अभिप्रेरण ही सही रूप में सफल हो सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, बड़े काम के लिए छोटे पुरस्कार या आसान काम के लिए बड़े पुरस्कार नहीं दिए जाएं, क्योंकि ये दोनों ही हानिकारक सिद्ध होते हैं। इनकी वजह से किसी भी संगठन के संसाधनों का तो दुरुपयोग होता ही है, उसके लक्ष्यों की पूर्ति में भी बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही यह ध्यान देना चाहिए कि अभिप्रेरण प्रयासों के अनुरूप होने चाहिए। जो व्यक्ति जितने अधिक प्रयास करे, उससे उतना ही अधिक अभिप्रेरण भी मिलना चाहिए। अभिप्रेरण उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाले होने चाहिए। अभिप्रेरण की प्रकृति प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिए। वह साथियों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करे, बढ़ावा दे। अभिप्रेरण प्रणाली संगठन पर न्यूनतम वित्तीय भार देने वाली होनी चाहिए। अभिप्रेरण प्रणाली को पर्याप्त लोचदार भी होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार हम उसमें परिवर्तन संशोधन कर पाएं, ऐसे अवसर भी उसमें बनाए रखने चाहिए। किसी भी अभिप्रेरण प्रणाली को उस संगठन की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाली होनी चाहिए। अभिप्रेरण प्रणाली से कर्मचारी हितों का संरक्षण होना चाहिए, उनमें वृद्धि होनी चाहिए। अभिप्रेरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उसका तुलनात्मक अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जा सके। इसकी वजह से वह स्वस्थ एवं कारगर बनी रहती है। जटिल व्यक्ति, ये विद्यार्थियों, किसी भी संस्था में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ लोग संस्था के हितों के अनुरूप कार्य करते हैं, वहीं कुछ लोग कुछ कम उत्साही होते हैं या उनका व्यवहार उस संस्था के उद्देश्यों या हितों की प्राप्ति में बाधक बनता है। ऐसे लोगों को जटिल व्यक्ति कहा जाता है। जटिल व्यक्ति वे होते हैं जिनका दृष्टिकोण अस्पष्ट होता है, जिनके विचारों में नकारात्मकता होती है, जिनका रवैया असहयोग का होता है। ऐसे लोग प्रायः खुद तो कार्य करते नहीं हैं, साथ ही दूसरों के कार्य संपादन में भी बाधक बन जाते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इन जटिल व्यवहारों का क्या कारण है, अगर इस पर हम चिंतन करें तो ज्ञात होता है कि लोगों का समस्याग्रस्त दृष्टिकोण सबसे पहला कारण बनता है। हमारे स्वयं की सोच में यदि नकारात्मकता है, तो हम उस संस्था के लिए बाधक बन जाते हैं। ऐसे लोग जटिल व्यवहार वाले उपयोगों को संस्था में नकारा नहीं जा सकता, उनकी उपयोगिता को भी शून्य नहीं किया जा सकता। हमें उनके व्यवहार में ही परिवर्तन लाना होता है। उस व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए हमें उनके कारणों को स्पष्ट रूप से समझना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम उनसे परस्पर संवाद करें, क्योंकि कई बार संवादहीनता की वजह से भी जटिल व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। यदि व्यक्ति को निरंतर अपनी बात कहने के लिए अवसर उपलब्ध नहीं कराया जाए, प्रोत्साहित नहीं कराया जाए, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति असहयोगी होने लगता है। व्यक्ति की हठधर्मिता, नासमझी या विवेक शक्ति का अभाव तथा उसके पूर्वाग्रह भी उस व्यक्ति के जटिल व्यवहार के कारण बनते हैं। जिस संगठन या संस्था में
ऐसे व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी, उस संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति भी संदिग्ध होने लगती है। इन जटिल व्यवहारों को यदि हम वर्गीकृत करें तो हमें 5 प्रकार के मुख्य प्रकार दृष्टिगत होंगे। पहला, असहयोगात्मक तथा स्वार्थी व्यवहार वाले जटिल व्यक्ति। ऐसे लोगों के पास में शिकायतों का भंडार लगा हुआ होता है। ये दूसरों का सहयोग नहीं करते, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही चिंतन करते हैं। इन्हें संस्था के हितों या उद्देश्यों से कोई फर्क नहीं होता। अनुत्साही एवं आत्महीन व्यवहार। कुछ लोग स्वयं में अनुत्साही होते हैं, जिसकी वजह से वे अपना योगदान उस संस्था के हितों की प्राप्ति में नहीं दे पाते। व्यक्ति का अत्यधिक तार्किक होना भी जटिलता का कारण बनता है। कई बार तर्कों को अधिक प्रस्तुत करना या किसी भी घटना की समीक्षा तर्कों के आधार पर करने से भी बाधा उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति का व्यग्र होना, उतावला होना भी कई बार बाधा का कारण बन जाता है। साथ ही साथ एक प्रमुख कारण व्यक्ति का आलसी होना या कार्य को टालने की प्रवृत्ति होना भी बनता है। इन जटिल व्यवहारों से संस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, इनसे किसी भी संस्था का सामूहिक मनोबल नकारात्मक रूप से प्रभावी होता है। धीरे धीरे दूसरे लोग भी कार्य नहीं करते, उनमें उदासीनता एवं निराशा की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, जिसकी वजह से संस्था की उत्पादन या कार्य क्षमता में गिरावट आने लगती है। इन सभी कारणों की वजह से वह संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती। जटिल व्यवहारों से निपटने के लिए हमें किस रणनीति पर कार्य करना चाहिए? इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए। हमें अपने भीतर में सामंजस्य शक्ति का विकास करना चाहिए। हम जटिल व्यवहार की तो आलोचना करें, किंतु उस व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की आलोचना से बचें। जटिल व्यवहार व्यक्ति से हमें सहयोगात्मक संबंध विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। आवश्यक हो तो हमें अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। सामान्य जटिल व्यवहार की उपेक्षा करनी चाहिए। परस्पर सकारात्मक वार्तालाप को महत्व देना चाहिए। हमें उन्हें सुधार के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता हो तो दूसरे लोगों का सहयोग भी लेना चाहिए। यदि इससे कोई प्रभाव ना पड़े तो हमें उन्हें सुधार के लिए उन पर दबाव भी डालना चाहिए। अति आवश्यक होने पर तथा समूह में व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड भी देने से हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। जटिल व्यवहार वाले व्यक्ति को उस व्यवहार की वजह से जो नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, उनसे अवगत करवाना चाहिए। कई बार व्यक्ति को अपमानजनक एवं आक्रामक व्यवहार का सामना अत्यधिक करना पड़ता है। ऐसे समय हमें उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन्हें उनके प्रभावों से अवगत करवाना चाहिए और तब भी यदि उनमें कोई सुधार ना हो तो हमें दृढ़तापूर्वक उनका प्रतिकार करना चाहिए। इस प्रकार यह चतुर्थ यूनिट भी यहीं पर संपन्न